सबसे पहले मैं ही शुरुआत कर रहा हूँ। पति भी आपके कहीं बैठे होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहे मुझे काफी देर से। नहीं दिख रहे ना आपको? हिंदुस्तानी पति बीवी जहाँ बिजी हुई बिल्कुल ही बाहर। बहुत चाहने वाले हैं आपको। एक सौरा एक्ट्रेस को पसंद करते हैं, एक सौरा बोल्ड लड़की को पसंद करते हैं, एक वो जेएनयू में खड़ी हुई सौरा को पसंद करते हैं जो देश की एकता के लिए उन बहादुर लड़कों के साथ खड़ी रहती है। अपने ट्वीट पे देश के उन करोड़ों लोगों की आवाज़ बनती है। कब वापसी करेंगे आप फिल्म इंडस्ट्री? कई बार ऐसा देखा गया है कि जो बेहतरीन पत्रकार भी हैं, जो अच्छा काम भी कर रहे हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ भी कर रहे हैं, वो भी लेकिन सारा फोकस लाइमलाइट लेके खुद ही स्टोरी बन जाते हैं। क्या कहें इसका पॉलिटिकली करेक्ट जवाब देना चाहिए या इसका सच्चा जवाब देना चाहिए? आप तो झूठ बोलती नहीं हो, आप तो जान ही जाती हो। आप मीठी बात सुनना चाहेंगे, कड़वी बात सुनना चाहेंगे? कहा जाता है कि फिल्में दो चीजों पे बिकती है, सेक्स और क्राइम। और स्वरा जब आई फिल्म इंडस्ट्री में, डायरेक्टर साहब भी इतने बोल्ड थे और इनकी फिल्मों में कुछ सेक्स का पुट ज़्यादा नज़र आता था। आपकी भी बहुत बहुत हॉट पिक्चरें सीन्स वायरल होने लगे उस क्षण में। घर वालों को और क्या, जब आपके वो सीन के बारे में आपसे पूछा जाता था तो थोड़ी सी एज ए एक्ट्रेस थोड़ा सा लगता था कि ज़्यादा हो गया? क्या हम बात करते हैं स्वरा जी से? स्वरा जी किसी और जगह शिफ्ट करें, उससे पहले स्वरा जी आपसे ही बात करते हैं। स्वरा जी, एक टाइम में जब अनारकली ऑफ आ रहा थी, आप लोगों के लिए दिल में बड़ा क्रश थी, लोगों बड़ा देख के आपको खुश हो जाते थे, फिर अचानक खबर आई कि आपने शादी कर ली। सबसे पहले मैं ही शुरुआत कर रहा हूँ। पति भी आपके कहीं बैठे होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहे मुझे काफी देर से। नहीं दिख रहे ना? हिंदुस्तानी पति बीवी जहाँ बिजी हुई बिल्कुल ही बाहर, अपने दोस्तों को बिठा के चले गए यहाँ पे। स्वरा जी, अचानक आपने फिल्म इंडस्ट्री से बहुत शादी करी और बहुत दिनों से आप फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गई। कारण क्या है कि क्या आप बिल्कुल अपने शादीशुदा जिंदगी में रम गई? क्यों दोबारा इधर से कब एंट्री वापस हो रही है? कब आप लोगों को बहुत चाहने वाले हैं आपको? एक सौरा एक्ट्रेस को पसंद करते हैं, एक सौरा बोल्ड लड़की को पसंद करते हैं, एक वो जेएनयू में खड़ी हुई सौरा को पसंद करते हैं जो देश की एकता के लिए उन बहादुर लड़कों के साथ खड़ी रहती है। अपने ट्वीट पे देश के उन करोड़ों लोगों की आवाज़ बनती है। कब वापसी करेंगे आप फिल्म इंडस्ट्री में? सबसे पहले तो मैं पहले शुक्रिया कहना चाहूँगी आपका। आपने बहुत लंबी भूमिका बांधी और बड़ी ज़रा नवाजी करी आपने, मैं शुक्रगुजार हूँ। और दूसरी चीज़ मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी, और मैंने एक चीज़ नोटिस की, मैं वो ऑडियंस के साथ भी शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि हम फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, हम सारे लोग यहाँ काफ़ी स्ट्रगल करके आए हैं। तो ऑफ कोर्स कंग्रेचुलेशंस, आपने जो 6 मिलियन 60 लाख सब्सक्राइबर पाए हैं। शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने टीम के हर शख्स, या हर शख्स जो यहाँ थे, जो यहाँ नहीं थे, उनको आपने बुलाया, महाराष्ट्र से या जहाँ पे भी वो थे, बिहार, दिल्ली, वेरेवर, आपने उनको बुलाया। गुजरात से भी एक जेंटलमैन आए थे, और आपने सबको स्टेज पे बुलाया, हमें उनसे परिचय कराया, आपने उनका नाम लिया। क्योंकि ये जो क्रेडिट, जो टीम के साथ जो क्रेडिट होता है, वो बहुत कम लोग शेयर करते हैं। हम एक ऐसे वक्त में रहते हैं जहां मार्केटिंग और पीआर ऐसे हावी हैं कि हम सब सारे टाइम अपना ही पीआर करते रहते हैं, अपने ट्विटर से, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने, और ऑफ कोर्स मैं एक्टर हूं तो हमसे ज़्यादा तो कौन ही करता है। पर कई बार ऐसा देखा गया है कि जो बेहतरीन पत्रकार भी हैं, जो अच्छा काम भी कर रहे हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ भी कर रहे हैं, वो भी लेकिन सारा फोकस लाइमलाइट लेके खुद ही स्टोरी बन जाते हैं। अक्सर होता है ऐसा, पर आपने वो क्रेडिट अपने टीम के साथ भी शेयर किया, और ये बहुत बड़ी बात है। ये फिल्म इंडस्ट्री वाले समझेंगे कि क्रेडिट का जो स्ट्रगल होता है, तो उसके लिए आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू, एंड आई वांट टू थैंक यू, एंड आई वांट टू शेयर दैट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। देखिए, जहाँ तक फिल्म इंडस्ट्री से दूरी का सिलसिला है, क्या कहें इसका पॉलिटिकली करेक्ट जवाब देना चाहिए या इसका सच्चा जवाब देना चाहिए? आप तो झूठ बोलती नहीं हो, आप तो जान ही जाती हो। आप मीठी बात सुनना चाहेंगे, कड़वी बात सुनना चाहेंगे? दोनों। आपको क्या फ्लेवर चाहिए? बताइए, मीठी बात या कड़वी बात? स्वरा से क्या सुनना चाहते हैं? ये सब देखिए, सच्चाई ये है कि एक पर्सनल वाली सच्चाई क्लैरिफाई कर दूं कि शादी अचानक से हुई, पर हमारा राब्ता अचानक नहीं था, फहद और मेरा, हमारी दोस्ती अचानक नहीं थी। हम एक्चुअली खुद नहीं रियलाइज़ किए कि हमारी शादी इतनी अचानक से हो जाएगी, क्योंकि हमने जो कोर्ट में हमने प्रोसीजर किया उसके लिए एक नोटिस पीरियड होता है, और चूंकि ये भी एक ऐसी लव स्टोरी थी जैसे अविनाश जी, नहीं वो तो अब शादी के बाद तो
वो अलग दोस्तों स्टोरी में होती है गायब है ना, भाई। ये शादी की पहले और बाद की। अभी तो मैं पहले का बता रही हूँ ना, हैप्पी पार्ट। तो इस गुड इज नॉट हियर, आई गेट इट। सो हमें हमें लगा था कि डेफिनेटली वो कोर्ट का जो प्रोसीजर है उसमें कुछ गड़बड़ होगी, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट में जब आप के तहत जब आप रजिस्टर कोर्ट में शादी करते हैं तो आपको एक नोटिस पीरियड सर्व करना होता है, जिसमें आपके नाम, आपका पता, आपका पूरा परिचय एक नोटिस बोर्ड पे लगाया जाता है कि किसी को तकलीफ तो नहीं है ये इंटरफेथ शादी से। तो मुझे लगा कि भैया ये जो मतलब हमारे मेहनतकश नफरती चिंटू और भक्तगण और संतरे हैं जो घूम रहे हैं हमारे समाज में इतने सारे, तो वो तो पक्का आएंगे बधाई देने हम लोगों को। और उसके ऊपर से महाराष्ट्र में, आप लोग शायद जानते नहीं होंगे, श्रद्धा वालकर वाला जो बहुत हादसा हुआ था, दर्दनाक हादसा हुआ था, वो सूटकेस वाला हादसा, उसके बाद महाराष्ट्र में एक लोढ़ा कमीशन या पता नहीं कौन सा कुछ एक इंक्वायरी टाइप का एक उन्होंने गठित किया, जो शिंदे सरकार आई थिंक है उसने, कि कोई भी इंटरफेथ शादी पे अगर किसी ने कंप्लेंट किया तो आप उस शादी को 6 महीने तक स्टॉल कर सकते हैं इंक्वायरी बैठाने के लिए कि कहीं लव जिहाद तो नहीं हो रहा। तो हम तो पूरी तरह से मतलब इस चीज़ के लिए तैयार थे कि कोई इंक्वायरी आएगी, कोई किसी प्रकार की रोक होगा, ये वो। तो मैंने कहा यार पेपर डाल दो, फिर बवाल होते रहेगा। तब तक मैं एक फिल्म शूट करने चली गई। जब तक मैं फिल्म शूट करके आई, मतलब यार कोई, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई थी तब तक, तो अलग बिजी हो गए थे संतरे। तो फिर अब तब तक अपना नोटिस पीरियड सर्व हो गया, फिर हमारी डेट थी, हमने कहा फिर चलो फिर कर ही लेते। तो मम्मी पापा को फोन करके कहने जरा आ जाइएगा, हाँ अगले हफ्ते हम शादी कर रहे हैं। चले हेलो व्हाट। सो शादी तो ऐसे हो गई। जहाँ तक काम का सवाल है, तो देखिए जो एक्टर होते हैं ना, हम फुटेज बहुत खा लेते हैं, पर एक्चुअली जो नहीं वो जो फिल्म है वो एक्चुअली माध्यम डायरेक्टर का है, डायरेक्टर और एडिटर का, मेरा ये मानना है। और एक्टर जो है वो जो आपको ऑफर हो रहा है, आप उसी में से बेस्ट चीज़ आप सिलेक्ट करते हैं। तो मैंने मतलब ऑफ कोर्स मैंने हर किस्म का काम किया है, पर ज़्यादातर करके मैंने ऐसा काम किया है जहाँ पे मैं ये मानूंगी कि चलो मुझे लगता है कि यार मैं इस फिल्म के साथ, ये हिट हो या फ्लॉप हो, लेकिन मैं खड़ी रहूंगी इस फिल्म के साथ। मेरी बहुत कम ऐसी फिल्में हैं जिनको देख के मैं खुद शर्मिंदा हूँ, कम ही होगा ऐसा काम। कभी कभी फिल्म स्क्रिप्ट जैसी नहीं निकलती है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है कि उसकी इंटेंशन अच्छी थी। जैसे कि अखिलेश जी ने कहा कि उस सबका में जो का है अक्सर उन का को फिर का ही कर दिया जाता है। तो आई थिंक माहौल जो देश में है वो फिल्म इंडस्ट्री में भी अलग नहीं है। आप लोग जैसे मीडिया जो प्रेशर फेस कर रही है, या इवन कॉर्पोरेट्स, यहाँ कॉर्पोरेट्स भी बैठे होंगे, कॉर्पोरेट्स जो प्रेशर फेस कर रहे हैं, वो प्रेशर फिल्म इंडस्ट्री में डबल तरीके से है। और एक चीज का मैं क्रेडिट बीजेपी की सरकार को देना चाहूंगी कि इंडस्ट्री का सॉफ्ट पावर जिसको कहते हैं, वो बीजेपी से बेहतर किसी ने नहीं समझा है। कि हमारी जो फिल्में हैं वो हर भाषा में, बट चूंकि उनका कल्चरल फोकस हिंदी पे रहता है, तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पे उनका ज्यादा ध्यान है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सॉफ्ट पावर, फहद अब तुम्हारी बीवी स्टेज पे, उसकी बात सुन लो, घर पे तो सुनते हो नहीं, यहीं सुन लो। सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस उसी कोने से आ रही है जहां मेरे पति देव बैठे हैं। पति को बोलने का मौका कभी कमी जब मिलता है ना बाहर, आप पत्नियां कहाँ मौका बोल। फहद भाई अब बहुत देर से तो याद कर रहे हैं। सो फिल्म इंडस्ट्री का सॉफ्ट पावर बीजेपी ने समझा, और उन्होंने ये समझा कि अगर उनको उनकी जो विचारधारा है उसको जनरल पब्लिक तक एक नॉर्मलाइज तरीके से पहुंचाना है, अगर उनको हम इस पिछले 10 सालों में एक चीज जो मैं जनरल तरीके से बोलूं तो हुई है कि हम, ऐसा नहीं था कि पहले सांप्रदायिक भावना समाज में नहीं थी, ऐसा नहीं था कि पहले दंगे नहीं होते थे, ऐसा नहीं था कि हिंदू मुसलमान की शादी पे 10 साल के पहले बवाल नहीं होता था। हम सबको ये पता है, मतलब हम आपस में तो सच बोल ही सकते हैं। यहाँ जो यंग लोग बैठे होंगे, आप 10 साल पहले भी अपना मुसलमान बॉयफ्रेंड घर लाते या मुसलमान घर में अपनी हिंदू गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड लाते तो बवाल होना ही था। लेकिन बीजेपी ने क्या किया कि जो हमारे प्रेजुडिसेस, जो हमारे पूर्वाग्रह, जो हमारी छोटी छोटी नफरतें हम अपने ड्राइंग रूम तक सीमित रखते थे, उन्होंने वो शक्ति दी कि नफरत को आप घर के छत पे चढ़ के चिल्लाओ, मोहल्ले में उसको पूरा एडवर्टाइज करो, उसको आप अपने शहर में एडवर्टाइज करो, और फिर उसके ऊपर आपको मन करे तो आप एक्ट भी कर सकते हो।
तो ये जो माहौल है, उन्हें समझ में आ गया कि फिल्म इंडस्ट्री करेक्ट माध्यम है इन इमोशंस को चैनलाइज करने का, उनको पहिए देने का, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स एन इमोशनल मीडियम। सो ऐसे माहौल में फिल्म इंडस्ट्री भी काफी पोलराइज हो गई है। ध्रुवीकरण जो आप समाज में देख रहे हैं वो इंडस्ट्री में भी है। और ऑब्वियसली अब मेरे जैसा शख्स जिसने ज्यादा बोल दिया, ज्यादा मुखर होके बोल दिया, ज्यादा अपनी राय रख ली, तो फिर लोग भी उनकी अपने पूर्वाग्रह, उनके अपने प्रेशर फिर वो आने लगते हैं। और अब ये मेरे पास ईमेल्स भी हैं, हाँ, कुछ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ चीज़ें इस वजह से खो गई कि मैंने CNRC में ज़्यादा बोल दिया, रैली में आ गए तो एंडोर्समेंट हट गए, या कोई ब्रांड ने छोड़ दिया। कुछ जगहों पे डायरेक्टर्स ने खुद फ़ोन करके मुझे कहा कि यार स्वरा, आई एम सो सॉरी यार, लेकिन जो चैनल है या जो स्टूडियो है या जो प्लेटफॉर्म है वो कह रहा है कि यार प्लीज़ मत लो स्वरा को, क्योंकि फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगी। फिर कुछ जगहों पे दोस्तों ने कहा यार हमने तुम्हारा नाम पिच किया था, लेकिन वो क्या है ना, वहाँ स्टूडियो ने ऐसे बोला। कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स ने बोला कि यार पता है कास्टिंग करा था, उन्होंने कहा कि यार स्वरा जैसी एक्टर चाहिए, तो हमने कहा स्वरा को ले लो, तो उन्होंने कहा नहीं यार, फिर सरकारी गवर्नमेंट। तो अब मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता कि ये कितना सच है, कितना गॉसिप है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री परसेप्शन पे काम करती है, पॉलिटिक्स की तरह, राइट। एक बार आपका परसेप्शन बन गया, फिर आप उस परसेप्शन को छुड़ाने में आप अपनी कई वक्त लगा देंगे। तो थोड़ा सा वो भी हो गया। फिर ये सब चल रहा था, फिर पर्सनल लाइफ में ज़्यादा खुशहाली आ गई, फिर बच्ची पैदा हो गई, वो प्रोसेस। तो अब उस सब में मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, जब तक अच्छे दिन ढल जाएं, तब तक मैं थोड़ा पर्सनल एक अच्छी फिल्म एक्ट्रेस को जब फिल्म की दुनिया, अभी कुछ सवाल और रह गए आपसे, फिल्म एक्ट्रेस की दुनिया से अलग होना पड़ता है, पति में बच्ची में खो जाना होता है, इन दोनों के बीच में क्या किसी एक सफल एक्ट्रेस को बैलेंस करना मुश्किल होता है? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि इन जनरल अपने पर्सनल लाइफ को अपने काम के साथ बैलेंस करने में मुश्किल तो सबको होता है। पहले मुझे लगता था कि अच्छा ये सवाल मर्दों से क्यों नहीं करते हैं, ये कि बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस, लेकिन अब ना बच्ची पैदा होने के बाद मुझे सही में लगता है कि एक नई माँ के लिए वो ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि और कुछ छोड़ दीजिए, और मैं किसी तरीके से मुझे लगता है मैं बहुत उन चंद हिंदुस्तानी लड़कियों में से हूँ जिसके लिए सामाजिक बाधा जो है वो उतनी ज्यादा बाधा नहीं रही, क्योंकि हमेशा परिवार का बहुत सपोर्ट रहा बचपन से ही। और उस तरीके परिवार की बात आई स्वरा जी, आपके फादर देश के बहुत बड़े लोगों में से नाम रहा है उनका, भारत का गौरव है वो, आप उस परिवार में पढ़ी, सेना के माहौल में पढ़ी। कहा जाता है कि फिल्में दो चीज़ों पे बिकती है, सेक्स और क्राइम। और स्वरा जब आई फिल्म इंडस्ट्री में, डायरेक्टर साहब भी इतने बोल्ड थे और इनकी फिल्मों में कुछ सेक्स का पुट ज़्यादा नज़र आता था। आपकी भी बहुत बहुत हॉट पिक्चरें, सीन्स वायरल होने लगे। उस क्षण में घर वालों को, और क्या जब आपके वो सीन के बारे में आपसे पूछा जाता था तो थोड़ी सी एज ए एक्ट्रेस थोड़ा सा लगता था कि ज़्यादा हो गया? नहीं, देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ना फालतू की सनसनीखेज हम लोग कर देते हैं, अब सेक्स को लेकर, हो माय गॉड यार, इस देश में 1.35 बिलियन पीपल हैं, तो आई डोंट थिंक हिंदुस्तानियों को सेक्स को लेकर इतना चकित होना चाहिए या सरप्राइज होना चाहिए, राइट। आई थिंक कि एक एक्टर होने के नाते मैं स्क्रिप्ट में जो भी सीन है उसे इस लिहाज से असेस करती हूँ कि क्या ये इस कहानी में ज़रूरी है या ये फालतू में सनसनीखेज सेंसेशनलाइज करने के लिए डाला गया है। अगर वो ज़रूरी है, नियत सही है उस चीज़ की, तो फिर वो ठीक है, वो जायज़ है। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स मैं भी एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ और एक मेरे भी वैसे पेरेंट्स के साथ रिलेशन है, तो मैंने एक तरीका निकाला। तो कोई भी अगर मेरी फिल्म में ऐसा सीन था जो मैं चाहती थी कि मेरे माँ बाप ना देखें या वो, मैं उनको एक ईमेल भेज देती थी कि देखिए ये फिल्म है, ये इसमें कुछ ऐसा सीन है, तो आप प्लीज मत देखना इसको। क्या बात है, क्या और बात या कोई आप पूरे अगर कोई वेब सीरीज हो, तो जैसे मुझे पता है कि एपिसोड 3 और एपिसोड 5 में ना थोड़ा ऐसा सीन है, इट डजंट हैव टू बी अ सेक्स सीन ना, इट कैन आल्सो बी जस्ट वायलेंस ऑफ अ सर्टेन काइंड, ये वो। तो मैं बोल देती थी कि डियर मम्मा एंड पापा, आप ये देखना, एपिसोड 3 में 20 मिनट से 25 मिनट के बीच में मत देखना, और एपिसोड 6 में 15 मिनट से 18 मिनट के बीच में मत देखना,
क्योंकि ये आपको पता है ऐसे सीधे। तो मेरे पेरेंट्स बड़े स्वीट है, उन्होंने कहा चलो ठीक है। ये समाज में चूंकि मैंने वो आपको आंदोलन में भी देखा है, आपको नारी और पुरुष के समान व्यवहार को लेके आपको बोलते हुए भी देखा है। हमारे समाज में इतना टेबू क्यों है, महिलाओं को लेके इतना टेबू क्यों है, समाज इतना हिपोक्रेट क्यों हो गया है कि भारत वो दुनिया का इकलौता देश है जहाँ हमारे यहाँ बाकायदा काम का देवता है, हमारे यहाँ खजुराहो के मंदिर हैं, लेकिन अगर महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के कुछ बोल्ड सीन की बात करते हैं, हम लोग उफ उफ करने लगते हैं, भले वो बैठ के रात में पॉर्न मूवी देखें। आपको लगता है कि समाज में जो मानसिकता है वो दोहरे चरित्र की है, अभी भी इतना मॉडर्न होने के बाद भी समाज अपने उस फॉर्म में नहीं आ पा रहा? नहीं, बिल्कुल ऑफ कोर्स हमारे समाज में कुछ खास करके महिलाओं के मुद्दों को लेकर और जेंडर को लेकर तो ऑफ कोर्स एक दोगलापन है ही। और मतलब इससे अब तो हम ऐसे दौर में रह रहे हैं, अभी तीन से ज़्यादा तो जो खबरों में हम पढ़ रहे हैं, कलकत्ता में जो एक डॉक्टर के साथ हुआ, मुजफ्फरपुर में जो हुआ, यहाँ बुलंदशहर में जो हुआ है, तो ये 3 केसेस तो अभी पिछले हफ्ते के ही आए हैं। तो एक ऐसा समाज जो नवरात्रि में कन्याओं की पूजा करता है, जो देवियों की पूजा करता है, यहाँ हमने सरस्वती माँ का के सामने दिया जलाया था, लेकिन असलियत में प्रैक्टिस में जब लड़कियों की बात होती है तो आप एक वस्तु की तरह उसे ट्रीट करते हो। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी, चलो जिसकी नीयत खराब है वो तो गलत काम कर रहा है, जिनकी नीयत अच्छी है, हम अपने घरों में अपनी बेटियों को भी वस्तु ही बना के रखते हैं कि इसको प्रोटेक्ट करो, ये एक हीरा है, इसको बंद करके रखो तिजोरी में, इसको घर में बंद करो, इसको कवर करके रखो। ये जो ओवर प्रोटेक्शन है ना, फ्रैंकली इससे कोई मदद तो हो नहीं रही है, क्योंकि इससे सिर्फ इतना हो रहा है कि जब सही में हादसा हो जाता है तो बाकी समाज को एक वो मिल जाता है कि ओ संभाल के क्यों नहीं रखा इसने, अपनी रक्षा क्यों नहीं करी ठीक से, या तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया, या तुम वहां बाहर क्या कर रही थी। तो ये जो मुझे तो लगता है कि जेंडर को लेकर रेप या कोई ऐसा बुरा हादसा होना एक एंड में आके एक टिप ऑफ आइसबर्ग टाइप का सिचुएशन है। उसके नीचे जो जितना सारा जो सोच विचार है, जो मानसिकता है, वो उसके ऊपर हमें बहुत अंदर से काम करना पड़ेगा। शुरुआत हमें अपने घरों से करनी पड़ेगी। मैं हमेशा ये कहती हूँ, एक फेमिनिस्ट होने के नाते, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, मैं कहती हूँ कि बाकी जितने भी इज्म है ना, जो लड़ाइयाँ बाकी हों, चाहे वो मार्क्सिज्म हो, चाहे वो कम्युनिज्म हो, चाहे वो कास्टिज्म के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे वो कम्युनलिज्म के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे वो कॉलोनियलिज्म के खिलाफ ब्रिटिशर्स के ज़माने में लड़ाई थी, बाकी जितने इज्म थे ना, उसमें जो दुश्मन था ना, वो कोई बाहर था, वो एक ऐसा शख्स था जो आपसे दूर था, आप उससे नफरत कर सकते थे, आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते थे। सिर्फ फेमिनिज्म जो महिलाओं की लड़ाई है वो उन लोगों से है जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हमारे बाप, हमारे भाई, हमारे चाचा, हमारे दादा, नाना, पति, बॉयफ्रेंड, दोस्त। सो आई थिंक दैट जेंडर इसलिए सबसे मुश्किल और सबसे अनरिजॉल्व्ड इशू हमारे समाज का जेंडर है, क्योंकि हमारी लड़ाई हमारे अपनों से है, उनसे है जिनसे हम प्यार करते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही आपने आज के महिलाओं के लिए। सरा, इस इंडस्ट्री में वो होशियार काबिल एक्ट्रेस भी हुई हैं जो ये मानती हैं कि भारत 2014 में आज़ाद हुआ था, देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस से पड़ोसी भी थी। अच्छा, ये नहीं, अच्छा, बहन आपकी पड़ोसी थी। तो अब तो मंडी से MP भी हो गई हैं कंगना रनौत जी। आपके उनकी कुछ नोक जोक भी चलती रहती है, बहुत सारे दर्शकों ने यहाँ देख रखा हो गया। क्या आपको लगता है कि एक्ट्रेस की दिमाग में इतना भी नहीं होता है कि या इतने सामान्य ज्ञान कम होता है अभिनेत्रियों का कि उनको ये नहीं पता हो कि देश का पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस नहीं था? नहीं, देखिए, एक मिनट, मैं बिल्कुल भी एक मंच पे बैठ के एक दूसरी महिला को बुरा भला नहीं कहूंगी, खासकर एक मर्द के सवाल के जवाब में। देखिए, आप कतई ये ना समझें कि कोई जो अपनी नॉलेज कम दिखा रहा है, कम बता रहा है, वो बेवकूफ़ है। आज जिस देश में जैसे हालात हैं, हम जिस सरकार में के नागरिक, मतलब जो सरकार हमें रूल कर रही है, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, वहाँ इतिहास का गलत ज्ञान होना सबसे समझदारी का काम है, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा तरक्की मिलती है आपको। वहां गलत जनरल नॉलेज होना सबसे इंटेलिजेंस का काम है, क्योंकि उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको। अगर आपकी जनरल नॉलेज गलत होगी, अगर आप इतिहास अपना गलत करेंगे, तो क्या पता आपको भी टिकट मिल जाए कहीं से लड़ने का, आपको किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया जाए, आपको कहीं बड़े पद पे नियुक्त कर दिया जाए। तो
बेवकूफ तो हम जैसे लोग हैं जो बेफालतू में जिसे कहते हैं सही जानकारी और सच्चाई, सो कॉल्ड सच्चाई का दामन पकड़े हुए हैं। अच्छा, आखिरी सवाल बता दीजिए मुझे, क्या कंगना रनौत ने जानबूझ के ये सब ड्रामा किया होगा? नहीं, इसका जवाब तो कंगना ही देंगी। आई एम श्योर वो, मतलब हाँ, आई एम श्योर वो आपको इंटरव्यू देंगी, आप पत्रकार हैं। चलिए अब अगला सिलसिला शुरू करते हैं।